पार्लियामेंट होता क्या है, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पार्लियामेंट में किस किस को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। आज की वीडियो लेसन में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने चैप्टर का सर्वे जो कि आपको ये बताएगा कि इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि इस पार्लियामेंट में कंट्री के सिटीज़न को कैसे सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी जाती है। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से कंट्री के सिटीज़न और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में तालमेल बिठाया जाता है इलेक्शन के बेसिस पर। उसके बाद हम जानेंगे कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। तो जब हम पार्लियामेंट के रोल के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम जान रहे होंगे कि नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना, उसे कंट्रोल और इन्फॉर्म करना, साथ ही साथ नए नए नियम कायदे कानून बनाना, ये कुछ रोल होता है पार्लियामेंट का। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पार्लियामेंट में होता कौन है, पार्लियामेंट में किस किस को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो लेसन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट की वजह से कंट्री के सिटीजन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वो कैसे? इस पार्लियामेंट में कंट्री के सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव कंट्री के सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के चलते कंट्री के सिटीजन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है और गाइड भी करती है। इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो लेसन में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे व्हाई शुड पीपल डिसाइड। व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को क्यों अधिकार होना चाहिए कि लेजिस्लेचर में जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें कंट्री के सिटीजन पार्टिसिपेट कर पाए। अरे लोगों को अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो नए नियम कायदे कानून बनाए जा रहे हैं इन्हीं लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। इन्हें पूरा हक होना चाहिए कि इस डिसीजन मेकिंग में ये पार्टिसिपेट कर पाए, जिसके चलते अधिकतर लोगों का वेलफेयर हो पाए। अब हम बात करेंगे 15 अगस्त 1947 की। याद है ये डेट जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी? और इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए कितने लीडर ने कितना स्ट्रगल किया था, और इसी स्ट्रगल के चलते अलग अलग बैकग्राउंड से भाई बहन एकजुट हो गए थे और उन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी थी। तो ऐसा कौन सा रीज़न था या ऐसा कौन सा मोटिवेशन था जिसके चलते अलग अलग बैकग्राउंड से लोग एकजुट हो गए और कॉलोनियल रूल को हराने की सोचने लगे? तो वो मोटिवेशन था इंडिपेंडेंस। लोगों को पता था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, जब हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो उसी आज़ादी के साथ हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का मौका भी मिल पाएगा। और जब हम कॉलोनियल रूल के अंतर्गत रह रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रही थी कि अगर वो कोई गलत डिसीजन को पास भी कर देती थी तो हमें इतना खतरा होता था कि हम उनकी डिसीजन को क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाते थे। लेकिन फ्रीडम मूवमेंट ने इन सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करने लग गए और अपनी डिमांड उनके सामने रख गए। वहीं 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ A.O. हुमे के द्वारा, तो उन्होंने डिमांड करी कि पार्लियामेंट में कुछ इलेक्टेड मेंबर को अधिकार होना चाहिए कि ये बजट को डिस्कस कर पाएं और क्वेश्चन पूछ पाएं। वहीं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाया गया तो इस एक्ट के चलते कुछ इंडिविजुअल्स को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया गया। लेकिन उस समय भी हर अडल्ट को वोट देने का अधिकार नहीं था और ना ही हर अडल्ट को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। तो यही रीज़न था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे इंडियन लीडर ने सोचा कि जो राइट हमारे सिटीजन को बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे वो अब हम इन्हें देंगे। और यही रीज़न है कि जब 1951 का हमारा पहला लोकसभा जनरल इलेक्शन हुआ था तो उस पहले जनरल इलेक्शन में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को बेस बनाया गया था इलेक्शन के लिए, यानी कि कंट्री के वो सिटीजन जिनकी उम्र 21 साल है उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। और यही उम्र 21 से 18 हो गई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1989 में हुआ था।
और अब हम बात करेंगे पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव की, कि किस तरीके से कंट्री के सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू। पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, किस तरीके से कंट्री के सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके चलते कंट्री के सिटीजन गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देते हैं, तो वो रास्ता है इलेक्शन। कंट्री के सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव का एक ग्रुप को मौका मिलता है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। नहीं समझे? अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या है? आपकी पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा होती है तो दूसरी लोकसभा होती है। और इसी पार्लियामेंट में एक और इम्पॉर्टेंट फिगर होती है, वो होते हैं प्रेसिडेंट। अभी हम प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे, अभी हम राज्यसभा की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो पूरी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें हम कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री बोलते हैं। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और लोकसभा का मेंबर भी बन जाता है। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो लोकसभा में ये देखा जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए हैं, और उसे प्रेसिडेंट आमंत्रित करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है पार्लियामेंट के लिए, यानी कि उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है लोकसभा में, उन्हीं लोकसभा का एक ग्रुप गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, जिसमें कंट्री के सिटीजन की रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल और गाइड भी करते हैं। कंट्रोल और गाइड कैसे करते हैं? अभी हमने देखा कि लोकसभा में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गए, उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका दिया जाता है। लेकिन उस मेजॉरिटी पार्टी के अलावा भी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होंगी। अब वो क्या करेंगी? वो इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करेंगी। वो लोगों की डिमांड इस एग्जीक्यूटिव यानी कि इस गवर्नमेंट के सामने रखेंगी, जिसके चलते जो ये एग्जीक्यूटिव आई है, जो ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसे चेक और बैलेंस किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो गवर्नमेंट को फॉर्म भी करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल और गाइड भी करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कंट्री के चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच की डिफरेंसेस और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में हम सांसद बोलते हैं, ये एक सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है और इसमें दो हाउसेस होते हैं, एक राज्यसभा वहीं दूसरी लोकसभा। अब हम राज्यसभा और लोकसभा की डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोक का मतलब होता है पब्लिक, सभा का मतलब होता है असेंबली, यानी कि लोकसभा का मतलब होता है पब्लिक असेंबली। लोकसभा, इसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर कंट्री के सिटीजन के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। कहने के लिए तो ये लोअर हाउस है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पावरफुल होता है राज्यसभा से, जिसे अपर हाउस बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जाना है तो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो जाए चाहे वो राज्यसभा में हो जाए। लेकिन अगर बात मनी बिल की आ गई तो वो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा का उससे कुछ भी लेन देन नहीं होता है। और अगर वो बिल लोकसभा ने पास कर राज्यसभा के पास भेज दिया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। राज्यसभा सिर्फ उसमें रिकमेंडेशन को ही सजेस्ट कर सकता है
और 14 डेज के अंतर्गत उसे मजबूरन वो बिल वो लॉ पास करना ही पड़ता है। इसीलिए जो लोकसभा है वो राज्यसभा के मुकाबले प्रैक्टिकली पावरफुल है। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्य का मतलब होता है स्टेट, सभा मतलब असेंबली, राज्यसभा का मतलब क्या हो गया, स्टेट की असेंबली। इसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा लेस पावरफुल है एज कंपेयर टू लोकसभा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इस चीज के बारे में हम आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की। तो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552, जिसमें से 550 डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं कंट्री के सिटीजन के द्वारा, जिसमें से 530 स्टेट से इलेक्ट होते हैं, वहीं 20 यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं। अब बच गए 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है? तो एंग्लो इंडियंस वो ब्रिटिश लोग हैं जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बावजूद भी ब्रिटेन वापस नहीं गए। इन्होंने इंडिया को ही अपने नए देश के रूप में स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे इन्हें इंडिया की सिटीजन भी मिल गई। और इन्हीं कम्युनिटी के मेंबर में से 2 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब हम बात करेंगे राज्यसभा की कंपोजिशन की। राज्यसभा जिसमें मैक्सिमम 250 मेंबर होते हैं और करेंटली 245 मेंबर हैं, और इनमें से 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये वो लोग होते हैं जिनकी स्पेशल नॉलेज होती है साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज में। अब हम बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपके अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। वहीं अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम आपकी 30 साल उम्र होनी चाहिए। बाकी फॉर्मेलिटी दोनों में ही सेम है। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एक रेशनल पर्सन होना चाहिए जिसे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो, इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब ना करता हो। अब हम बात करेंगे इनके टाइम पीरियड की। तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट इसे इसके टाइम पीरियड को खत्म होने से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का टाइम पीरियड होता है 6 साल और ये एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस क्यों होता है? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है लोकसभा की तरह। इसके हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं और इन्हीं 1/3 मेंबर के लिए इलेक्शन होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके इलेक्शन सिस्टम की। तो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन सिस्टम होता है FPTP सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, पूरी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें हम कंस्टिट्यूएंसी या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री बोलते हैं, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, साथ ही साथ लोकसभा का मेंबर भी बन जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए ही जो सीट होती है स्टेट में वो पॉपुलेशन के बेस पर फिक्स होती है। जितना बड़ा स्टेट होगा उतनी ज्यादा सीट होंगी वहां पर लोकसभा और राज्यसभा की। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के इलेक्शन की। तो जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक कोटा होता है, उस कोटे के बराबर किसी कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है और इस
इलेक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी कैंडिडेट का कोटा फुलफिल नहीं होता है तो जिस कैंडिडेट के लीस्ट वोट होते हैं उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे कैंडिडेट के बीच में। इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंपल इसे हम बोलते हैं PR सिस्टम। उसके अलावा हमने ये देख लिया कि जो राज्यसभा की जो सीट होती है वो पॉपुलेशन के बेस पर फिक्स होती है स्टेट में। जितना ज़्यादा बड़ा स्टेट होगा उतनी ज़्यादा सीट होंगी। उदाहरण दे रखा है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सीट है 31, वहीं महाराष्ट्र की है 90। अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है। PR सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस YouTube चैनल से मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।